अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुशामदीद। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक बहरान, जिसको इंसानियत का बहरान कहते हैं, वो पैदा हो चुका है और लाखों की तादाद में मुहाजिरीन को बेदखल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि किस तरह ताकतवर लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी की पूरी निगरान हुकूमत आलमोस्ट इक्का दुक्का को छोड़ के चारों सूबों में, वफाक में ले आए हैं। और कुछ इतने चहीते लोग हैं कि अब वो दोबारा निगरान के मज़े भी लूटें, अब दोबारा इलेक्शन के मूड में भी जा रहे हैं। तीसरी हम बात करेंगे कि क्वेटा में मुहाजिरीन के जाने से, हम तो कह रहे थे महंगाई ख़त्म होगी, लेकिन भाई तंदूर वालों की हड़ताल ख़त्म नहीं हो रही। इनकी डिमांडें हैं कि भाई हमें कम वो दिया जा रहा है। अभी तक भी इनके रेट जो है ना, इनको जो मिल रहे हैं वो इनको कम दिख रहे हैं। और हड़ताल है, आज कहीं सारे तंदूर क्वेटा में बनते हैं और हुकूमत इतनी वो हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है कि वो तंदूर वाले इनसे नहीं संभाले जा रहे। सबसे पहले बात करते हैं मुहाजिरीन पर कि अबूरी हुकूमत ने हाफिज साहब की सरबराही में ये फ़ैसला किया कि भाई अब जो भी मुहाजिरीन हैं गैर कानूनी, उनको हमने भेजना है। अब वो ये हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब इसकी तादाद लाखों में है। कुछ तो ये जो हुआ है, अभी तालिबान आए हैं अफ़गानिस्तान में, तो उस वक्त और उससे पहले भी लाखों की तादाद में यहाँ पे रह रहे थे। उस वक्त से जब रशिया की इन्वेजन थी तो लोग आए। उस वक्त हमने अंसार मदीना और हिजरत, सुन्नत, पता नहीं क्या क्या इस्लामी वो किए। और वैसे भी हम इस्लामी मुल्क हैं तो इस्लामी भाइयों पर हमने कहा था कि ये हमारा फ़र्ज़ है, हम उनकी इमदाद करें। लेकिन आज मुआशरे में कोई धमाका हो जाए, कोई चर्च हो, कोई वो हो, तो उस तमाम का तमाम वो कहते हैं कि ये इन अफ़गानियों की वजह से है। तो एक दो तीन हम वो करेंगे जो दूसरा बयानिया है, और हम अपनी राय का इज़हार भी करेंगे। एक चीज़ जो कही जा रही है कि जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, जो एस्टेब्लिशमेंट का पर्सपेक्टिव है, ये वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने इस वजह से ये किया है कि आपको पता होगा मिली उर्दू या दूसरी फोर्स, उनकी तादाद लाखों में थी, 3-4 लाख फोर्स थी। वो जब तालिबान आए हैं वो इधर उधर हो गई है। फिर आपने देखा होगा क्वेटा में यहाँ पे लोग मारे भी गए। कोई कह रहा था ये उधर उनकी आर्मी, अफ़गान आर्मी का कमांडर था। कोई अगवा हुआ। जब ये शुरू में ये हुआ था, आप लोगों ने काफ़ी खबरें देखी होंगी कि भाई हमारा भाई इधर आया तो वो नहीं मिल रहा, या ये BBC ने भी रिपोर्ट किया, बाकी जो मीडिया के इदारों ने उन्होंने भी रिपोर्ट किया हुआ था। अभी भी कई ऐसे वो ट्रेन फोर्स अफ़गानिस्तान की जो है, उनकी सैकड़ों की तादाद में लोग जो यहाँ पे कबायली लोग हैं बलूचिस्तान में, उनके पास हैं। और यहाँ तक है कि अफ़गानिस्तान की जो आर्मी की वो थी, उनकी जो गाड़ियाँ थी, वो आपने प्रिंस रोड या इधर उधर उनकी कोई वीडियोज़ या फ़ोटो या खबरें सुनी होंगी कि भाई अफ़गानिस्तान की गाड़ियाँ ये यहाँ पे कैसे चल रही हैं। तो जब वो आए तो उधर से उनको जो मिल रहा था, जो इधर आ रहे थे, वो साथ लेकर आए। तो ये थी एक बात। अब इसमें जो ये है कि ये वो लोग आए हैं जो ट्रेंड लोग हैं, इनको इस्तेमाल ना कर लें वो वाले, या ये अमेरिकन ट्रेंड हैं या इंडिया इनको वो ना करे। ये वो पर्सपेक्टिव है जो एस्टेब्लिशमेंट का पर्सपेक्टिव है। अब जो तालिबान का हिमायती है, जो उनको वो करता है और कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, मुहाजिरीन को अपना भेजो, वो कहते हैं नहीं भाई, जो तालिबान हुकूमत है वो चाइना के उस पे जा रही है, क्लोज़र जा रही है। वो जो उनकी कैनाल है
वो बना रहे हैं चाइना। वाखान जो रोड है उसको चाइना ऐसे बना रहा है कि तालिबानों के जो डिफेंस मिनिस्टर है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसी ने वो कहा था कि भाई ये जो रोड है ये हमारा सर का ताज है। मतलब इतना अच्छा बनाया जा रहा है चाइना से अफ़गानिस्तान की जानिब। और अगर ये अफ़गानिस्तान और चाइना का रिलेशन अच्छा हो जाता है तो, और वहाँ से चाइना सेंट्रल एशिया की जानिब जाता है, तो फिर तो जो हमारा सीपैक है इसकी वो अफादियत तो नहीं रहेगी। मकसद तो चाइना का यहाँ से सेंट्रल एशिया पहुँचना था, और अगर वो डायरेक्ट वहीं से सेंट्रल एशिया जाएगा तो फिर जो सीपैक है वो, और फिर पाकिस्तान से क्या फ़ायदा उठा पाएगा। तो पाकिस्तान इसलिए भी दबाव बढ़ाएगा कि भाई अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट हो जाओगे फिर हमारी अफादियत भी नहीं होगी। तो कहते हैं कि पाकिस्तान भी ये चाह रहे हैं और अमेरिका भी ये है कि अगर चाइना पहुंच गया सेंट्रल एशिया तक तो फिर वो फुल टाइम सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर पाएगा। वहाँ तक नहीं पहुँचने देना। तो यहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका का वो मफादात एक दूसरे से मिल रहा है। लेकिन खैर ये एक दो पर्सपेक्टिव हैं, और मकसद ये है कि चाइना के उसमें उसको नहीं लेके जाना। और वैसे भी अगर अफ़गानिस्तान उसके साथ डायरेक्ट हो गया तो पाकिस्तान और चाइना का तो एक वो है काफ़ी अरसे से, तो पाकिस्तान की अहमियत भी कम हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। एक और पर्सपेक्टिव है जो आम लोग कहते हैं कि भाई इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारे पास पैसा कम हो गया, डॉलर कम हो गए हैं, तो इनके नाम पे अक़वाम मुत्तहिदा दूसरे चीखेंगे कि भाई आप वो ना करें, हम इनके जो है ना पैसे दे देते हैं, इसको आप रहने दें। जो अरसे इससे चला आ रहा है, इधर UNHCR पता नहीं क्या क्या, इस बेस पे लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन जिसके नाम पे ये जो है ना तंजीमें बनी हुई हैं, जिन्होंने इनके बच्चों को बेहतर बनाना था, उनकी ज़िंदगी में कोई वो नहीं आई। हाँ, ये तंजीमों में जो काम करने वाले हैं ये करोड़पति गालिबन ज़रूर बने हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में अच्छे कॉलेजों में ज़रूर गए हैं, जाने चाहिए लेकिन तरीके से जाने चाहिए, किसी गरीब का माल लूट के या किसी और बेस पे नहीं जाना चाहिए। UNHCR भी एक फ़र्ज़ी अपनी वो पूरी करता है। जिस तरीके से एक इदारा बना हुआ है UN की तरफ से, वो कारकर्दगी माजरत के साथ नहीं दिख रही है। अभी जो मुहाजिरीन हैं बेबस, लावारिस, अभी आप कुछ भी कहो, वो कहते हैं ना कामयाबी के हज़ारों वारिस हैं, नाकामी यतीम होती है। अब हमारी पूरी हुकूमत, जिसमें मुहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब, तो आजकल तो वो खुद को वैसे भी ज़्यादा बलूचिस्तान के नाम पर यहाँ तक पहुँची है, तो अब तो किला सैफुल्ला से भी अपनी वो करते हैं, कहते हैं मैं तो कलात का इधर उधर, तो क्योंकि अब वो ज़्यादा कुर्बत दिखा रहे हैं। और वैसे भी जितना ज़्यादा वो करे, गो कि इसकी निस्बत सरफराज बुगटी की ज़्यादा खिदमात हैं। वो ताकतवर हल्कों को जो चीज़ पसंद होती है ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही कारनामे देते हैं, और ब्रेवरी के साथ देते हैं। मुखालिफ मेरा दुश्मन भी हो, अगर उसमें ये वो है तो वो करते हैं। कम से कम जितनी भी लीडरशिप है, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट ने जिन पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें सरफराज बुगटी को ये क्रेडिट जाता है कि वो मतलब वो वही बात करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती होती है। लेकिन आजकल उस पर भी टफ टाइम आया हुआ है। ये जो लंदन से एक इंपोर्ट किए गए हैं ख़ास मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान, मोहतरम जॉन अचकज़ई साहब, तो जॉन भाई जो है ना, क्योंकि अब ये इंग्लिश सहाफ़त इन्होंने वो की है, तो आजकल अफ़गानियों को बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, काफ़ी मोहब्बत के जो तीर हैं वो बरसाते रहते हैं उन पर। इसके बारे में अगर आप पास्ट में जो है तो कहा जाता है कि मोहतरम जॉन अचकज़ई साहब ने जो है ना, जो सहाफ़त भी सीखी वो अफ़गानी जो यहाँ पे आए हुए थे उनसे सीखी, और PSO में काफ़ी एक्टिव होते थे। जब बैठते थे तो लेनिन, मार्क्स, फिडल कास्ट्रो ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो फिर लंदन गए, फिर इन्वेस्टर बन गए, फिर वो जो सहाफ़त सीखी हुई थी वो भी इन्हीं अफ़गानियों से सीखी हुई थी, फिर पता नहीं वहाँ क्या बने, फिर जर्नलिस्ट से ये फिर इन्वेस्टर बन गए। तो फिर इतनी चाहत कि उसको वहाँ से बुलाया गया। अब इंफॉर्मेशन में ये अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ताकि जिस तरह अनवारुल हक काकड़ की किस्मत नसीब पलटी है, जो अभी तक उसको समझ नहीं आ रही मैं वज़ीर आज़म बना कैसे हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ उसमें ऐसी नहीं दिख रही है सिवाय इसके कि उस पर हाथ एस्टेब्लिशमेंट का है।
उस पर हमारे जो ताकतवर इदारे हैं वो उनका चहीता है, अदरवाइज तो उसमें कोई भी नहीं है। वो कितने, उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो कितने वोट ले सकता है, वो इलेक्शन में आप सबको मालूम है। जब इतनी सरपरस्ती के बाद वो नहीं जीत पाया तो वो कितना, उसका क्या कैलिबर होगा और कितने वो कारनामे दिए। वो एक एनजीओ चला रहा है, उसको तो कामयाब कर नहीं पाया। उस एनजीओ की इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आए रोज़ वो एक बड़े बड़े, अभी तो शायद अफरीदी आया हुआ था, पहले मतलब बड़े बड़े लोगों को बुलाने की सकत, ज़ाहिरी बात है उनको जब आप लाते हो, या वो कोई यूट्यूबर आया हुआ था तो उनको आप उनकी अरेंजमेंट करना, उनकी डिमांड पूरी करना इतना आसान तो नहीं होता। और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कैसे होते हैं, वो वही है, वो आप हुकूमत के खाते में, और हुकूमत कबाब भी देगा। यहाँ पे बलूचिस्तान तो वैसे वो एक ब्यूरोक्रेट थे तो उसने खैबर पख्तूनख्वा के थे तो वो बलूचिस्तान में भी काम कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि भाई खैबर पख्तूनख्वा भी उस तरह एक मुस्तहकम प्रोविंस नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान तो बिल्कुल कानूनी है। आप बलूचिस्तान में आप देखें तो सही, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के जो पपिट हैं वो पपिट अब अपना सीएम लाते हैं, अपने मिनिस्टर लाते हैं। अभी जो ये आया हुआ है ये जाम का वफादार, जाम कमाल को अपनी उसका कैलिपर ये है कि अपनी पार्टी की सदारत से फारिग कर दिया, वज़ीर आलाशिप से फारिग कर दिया। अभी वो एक अपने को लाया हुआ है मटन के शौकीन को, उसका वही है कि जब भी वो मेरे सामने कुछ हो खाने पीने के शौकीन का, और उस बेचारे में कुछ है ही नहीं। वो अभी तक वो जो नाजिम रहा है नादिम शिप से नहीं निकल रहा, तो आपने मुसल्लत कर दिया ये बलूचिस्तान पे। बदकिस्मती से कोई निगरान में तो कोई अच्छा मुसल्लत करो, दूसरे इलेक्शनों में तो एक से बढ़ के एक वो आ जाते हैं पैराशूटर, लेकिन जो यहाँ पे आए हैं उनकी तो एक अलग ही दास्तानी है। अब इससे अलग डिक्टेशन ली जाती है, इसका पता ही नहीं चलता ये कर क्या रहा है। एक दो दिन बड़ा एक्टिव रहा फिर चुप, कुछ भी नहीं है, ये हालत हुई पड़ी है। और ये साहब जो है ना, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कि यार ये सीएम है। अब अगर निगरान में भी आप बलूचिस्तान वालों को ऐसे तोहफे देंगे फिर क्या हो सकता। लेकिन खैर बलूचिस्तान को तो फिर माल मुफ्त दिले बेहतर रहम की तरह लूटा जाता है, जिसकी एक मिसाल ये है कि सेक्रेटरी इरिगेशन का ट्रांसफ़र हुआ पड़ा है और उसको कोई नहीं वो कर सकता, हालांकि उसका बड़ा भाई आया हुआ है उसकी जगह, लेकिन वो नहीं चार्ज छोड़ रहा। सारे सेक्रेटरी छोटे छोटे प्रोसिक्यूशन के सेक्रेटरी चेंज हो गए, इंटर प्रोविंशियल के सेक्रेटरी चेंज कर दिए कि आपने चेंज करने हैं। वो सालों से मुसल्लत, वो एक कौन सा, एक तो नाअहल है और दूसरा बदतमीज़ है। एक मेरी उसके साथ वो सिटिंग हुई तो मैंने, वो कोई साफ़ी साथ था, कोई डेटा लेने गए थे जब ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का होता था, तो उसका जो रवैया था साफ़ियों से ऐसे बदतमीज़ी वाला, और वो उस डेटे को नहीं दे रहा था जो सफाई सुथराई से मुतालिक था, उसको उसने पता नहीं किस चीज़ से जोड़ दिया था। तो ये जो सूबा चली माइंस और मिनरल्स, और जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा, वो बैठा हुआ है क्योंकि ताकतवर है हल्के उसके साथ, कोई उससे वो नहीं कर सकता। सारे सेक्रेटरी चेंज हो गए लेकिन वो चाहिए बैठा हुआ है। आखिर क्या वजह है उस नाहल में? अभी कुछ अरसा पहले वो हुआ, इंफॉर्मेशन का बना, बाद में उसको ये जो है ना नवाजा गया। मतलब यही है ना कि बहुत सेक्टर्स को उसने खुश कर रखा है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियन है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के हैं, हर सेक्टर को उसने खुश किया हुआ है, बैठा हुआ है। भाड़ में जाए इलेक्शन कमीशन, उसके लिए भाड़ में जाए या हुकूमत, भाड़ में जाए उसके लिए तमाम इदारे, बस उसने कुछ लोगों को खुश किया हुआ है, उसको परवाह ही नहीं है। दूसरा 20 दिन हो गए हैं, ट्रांसफ़र हो गया, मौसूफ वहाँ पे बैठा हुआ है, नहीं जा रहा, अपने भाई को चार्ज नहीं दे रहा। और माशाल्लाह एक हर भाई छोटे बड़े हैं लेकिन डाकू में एक दूसरे से भी ऊपर है। नैब में केस इसकी वाज़ेह मिसालें जो उनकी चल रही हैं, लेकिन क्या करें, लावारिस शहर, लावारिस सूबा। अब इस तरह आया, अब निगरान में आ गए। उधर से सरफराज भुट्टी साहब कहे भाई बलूचिस्तान से जो है ना वो करना है। सरफराज भुट्टी बड़ा एक्टिव है, मैंने कहा नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े ख़ास लोगों का वो, इसलिए उसको निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया। पहले सूबाई वज़ीर दाखिला था, उसने अपने पोर्टफोलियो बनाया, फिर उसको सेनेटर बनवा दिया गया,
फिर मुस्तलसल दूसरी मरतबा सेनेटर बनवा दिया गया, वो उसने अप्रूव किया। अभी वफाकी वज़ीर दाखिला है। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो दोबारा उससे रिज़ाइन कर देगा। हालांकि उसका अभी कज़न नून लीग में गया है, अभी उनसे सुलह भी हो गई है, तो शायद हम समझे उसका भाई आएगा या वो कज़न वगैरह आएगा, लेकिन लग ये रहा है कि कोई छोड़ता नहीं है। हालांकि ये 27 तक सेनेटर है, तो इसके पास टाइम था, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अभी एक सोशल मीडिया पे एक सर्कुलेट कर रही है कि कल जो निगरान सूबाई वज़ीर खेल हैं और अभी सियासत सीख रहे हैं, शहीद सिराज रईसानी साहब के बेटे हैं, ओहो, उनको नवाजा गया और जहाँ वो कहते हैं कुर्बानी दी है वहाँ पर नवाजा भी गया है। भाई इस उम्र में किसको इतना वो मिलता है। वज़ीर पहले जो है ना कोऑर्डिनेटर बना दिया, अब सूबाई वज़ीर बना दिया गया निगरान में, और हमारी ये मालूमात थी कि उसको शायद PND भी दी जाए पहले, मेरे ख्याल में जहाँ तक था, लेकिन अभी सिर्फ अमूर नौजवानान और खेल है। तो शायद अभी कल पीपल्स पार्टी में उसने शमूलियत इख्तियार कर ली है और बड़ा ख़ास बन गए हैं ये। अब उस इलाके के जितने भी हैं, ये है कि किसी को ऊपर कैसे उठाना है, इसके तबस्सुस से ही अगर उन्होंने आना है वानों तक, इसके थ्रू आएंगे। तो अभी पीपल्स पार्टी भी ऐसे लोगों को चाहेगी कि हमारी अच्छी वो हो, हम भी हुकूमत में आएँ। तो कल सूबाई वज़ीर खेल होते हुए भी उसने पार्टी में शिरकत की, और एक बयान चल रहा था कि भाई उसने कहा है कि निगरान में मैं वो खिदमत नहीं कर सका, मैं अब जनरल में आऊँगा, इससे रिज़ाइन कर दूँगा, तो ये होगा या वो होगा। तो ये चीज़ें पहले से चल रही थी कि वो जाएंगे इलेक्शन में, क्योंकि 3 महीने था या 5 महीने था, लग अभी तक भी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने वो के फैसला दिया है, लेकिन दिख नहीं रहा है कि ऐसा होगा और इलेक्शन इतने जल्दी होंगे। काफ़ी रोड़े अटकेंगे ज़रूर, देखते हैं। अदालत का भी वो है, इम्तिहान है। बाकी PTI के साथ क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी को भी कॉर्नर किया जा रहा है, वो भी आपके सामने है। लेकिन ये कानून आयन ये जो कहते हैं कि अब इधर उधर वो कर रहे हैं, तो अभी आपके सामने जो आप बड़े मोहतरम चीफ जस्टिस बने हुए हो रहा है, दिखना चाहिए ना आपके सामने सब तमाम चीज़ें अदालतें किस तरह हैं। लापता लोगों के केस होते हैं तो जज नहीं होते, एक मफरूरी मुजरिम आता है, उसके लिए अदालत खुल भी जाती है, एयरपोर्ट तक हमला भी पहुंच जाता है। तो ये तो हाल है इस मुल्क में अदालत का, इंसाफ का, ये सिलसिला है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अदालत भी हैं, जो कानून भी हैं, जुबान भी हैं, जो वो कहते हैं वो सब कुछ है। बाकी एक जमहूरी निज़ाम की तर्ज पे हमारे इदारे बने हुए हैं। वो कोई छोटा मोटा बेचारा हो तो शायद उसको जज़ा सज़ा भी हो, लेकिन जो ताकतवर होता है उसको कभी सज़ा नहीं होती। और जो ताकतवर के ख़िलाफ़ चला जाता है, वो चाहे जितना भी पाक दामन हो, वो चाहे जितना भी कानूनी हो, वो गिरफ़्तार किया जाता है। फिर अगर इन्हीं अदालतों से उसको रिहाई मिले दोबारा गिरफ़्तार किया जाता है, और जो बड़ी अदालतें हैं वो फिर तमाशा देख रही होती हैं। ये उसके जो छोटे छोटे ये सर्कस बने हुए हैं, उनमें ये सब चीज़ें चल रही होती हैं और चीफ साहिबान खामोश होते। इसी तरह अब आते हैं कि हमने पहले कहा कि भाई बड़े एक्टिव कमिश्नर और DC आए हुए हैं यहाँ पे क्वेटा में, लेकिन गो कि उनको एस्टेब्लिशमेंट का साथ हासिल है, हर मीटिंग में वो होते हैं और उन्हीं के बलबूते पे ये आए हुए हैं। आपको पता है निगरान में क्या होता है। तो इन्होंने बिल्कुल ही वो हीरोइज़म तो की हुई है, लेकिन साथ साथ चीज़ों को उस तरह वो एक्टिव हैं, लेकिन जिस तरीके से रोकथाम करनी चाहिए वो नहीं है। अब तंदूर वाले पहले रेट ये था 30 से वो 60 तक ले गए हैं। महंगाई गो के हुई है, लेकिन वो सस्ता भी हुआ है। आप ये देखते हैं कि चीज़ महंगी होती है, ये महंगा कर देते हैं कि भाई ये देखो महंगा हो गया पेट्रोल, ये चीज़ महंगी हो गई। लेकिन वही चीज़ जब सस्ती होती है सस्ता ही नहीं करते। लिस्ट इन्होंने कोई जारी की थी लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। तंदूर वालों ने आज पूरे उसमें दारुल हुकूमत में हड़ताल की हुई है, सारे बंद हैं और उनको चीज़ सस्ती करनी चाहिए थी। उल्टा वो डिमांड कर रहे हैं कि हम और बढ़ाना चाहते हैं, और दारुल हुकूमत के तमाम लोग उनके सामने बेबस हैं। अब ये पूरी मशीनरी में इतना दम नहीं है कि अपने कुछ ऐसे वो रखें ताकि
कोई जो लोग यहाँ पर हैं जो बेचारे एक्सेस नहीं कर पाते, जिनके घर यहाँ पर नहीं हैं, तो उनको तकालीफ ना हो, लेकिन बस वो सिर्फ एक्टिव हैं तो बस कागजी कार्रवाई तक, अपनी उस तक जो अवाम की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उस तक उनको कोई सरोकार नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक हैं, इनको आपने देखना है। और आखिर में फिर कि अफ़गान मुहाजिरीन जो जा रहे हैं ये वो लोग हैं जो 40-40 साल से यहाँ पर हैं। इनमें से अक्सरियत शायद कभी गई भी नहीं हुई है यहाँ। हम भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है अक्सर लोग बनवाते नहीं हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है। और इन बेचारों को अगर कहीं मुलाजमत पे रखा भी जाता था तो कम से कम कीमत पे, अगर किसी को 20 देते तो इनको 10 देते थे, फिर पुलिस के थ्रू इनका इस्तेसाल अलग होता था। सब चीज़ें होती हैं जब आप मुहाजिर बनते हो, या वही हर तरीके का इस्तेसाल होता है। लेकिन हम जब खुद जाते हैं किसी और मुल्क में तो हमें शहरियत 3 से 5 साल में चाहिए होती है। कोई यहाँ 50 साल भी गुजारे तो हम उनको हकूक़ देने पर जो है ना राज़ी नहीं होते हैं। बच्चे छोटे छोटे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, वो हालत होती है। लेकिन हम जो है ना उसमें हैं कि हमें हर एक वो लगता है। और सिंध पुलिस का जो इनके साथ वो होता है वो तो एक्सट्रीम है। यहाँ तो फिर खैबर पख्तूनख्वा या इवन पंजाब में भी शायद थोड़ा सा बेहतर हो बाकियों की निस्बत, लेकिन सिंध में तो आखिर इन्होंने की हुई है। बलूचिस्तान में कैंप बनाए हुए हैं। यहाँ पे किससे आप गिला करते हो? कोई एक टाउट बन जाता है और वो फिर हर कोई अखलाकियात नहीं होती। आज जो ये कर रहे हैं जाना होगा, ये वो कमज़ोर लोग हैं। मैं आप लोगों को नर उस वक्त मानूंगा जिन्होंने यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ चलाई हुई हैं, आप उनको निकालें। जो स्मगलिंग कर रहे हैं बड़े बड़े, वो भी तो अफ़गानी हैं, वो हिस्से दे रहे हैं, तो उनको आप निकालने वो नहीं हो। जो गरीब मुहाजिर है, जो बेचारा शायद सुबह कमाता है शाम को खाता है, वो निकाला जा रहा है। एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, एक माँ कह रही थी कि हमारा टोटल रोज़गार ये ट्रैक्टर, ये आप हमें लेके जाने नहीं दे रहे हो, हम क्या कमाएंगे? तो बहुत तकलीफ दे हमारे। और दूसरा जो तालिबान हुकूमत आई हुई है, अगर पाकिस्तान के साथ कोई मुखलिस है या कोई इस्लामिक तर्ज में वो करता है तो वो तालिबान की हुकूमत जायज़ है नाजायज़ है, ज़ोर ज़बरदस्ती जैसे बैठी हुई है। लेकिन हमारे जो पॉलिसी साज हैं वो उनके साथ भी ताल्लुकात यहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो फिर कल अगर वो किसी इंडिया के वो भी बन जाएं कि हम कहें कि भाई बैक इंडिया है या अमेरिका है या फ़लाँ है, तो फिर ये हमारे पास मेरे ख़्याल में ये फिर अच्छा नहीं होगा। जो रवैया हम अपना रहे हैं एज़ आ ह्यूमैनिटेरियन बेस पे, ये जुल्म है, तरीका होता है। आप किसी को 1 महीने का टाइम दे के सब कुछ वो नहीं कर सकते। उसने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई, यहाँ कारोबार किया, उसे टाइम लगा था। आप उसको कम से कम 3 से 6 महीने देते, उसके बाद एक प्रोसेस होता, डाटा इकट्ठा करते, पूरी चीज़ आपके पास होती, तब आप वो करते। अभी बस ये कमज़ोर है, कोई बेचारा बाहर निकलता है, उसको वो करके छोटा बच्चे साथ ले के वो कैंपू में पड़े हुए हैं, फिर माँ उनकी अलग दर पदर है, बच्चा उधर रो रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन ताकतवर लोगों की हिदायत कि जो कुछ हो, अफ़गानी मरे, मुहाजिर रोए पीटी रिपोर्ट ने, तो कम से कम ये हिस्ट्री में वो हो कि हम एक आम से सहाफ़ी की हैसियत से किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। हमें जो गलत लगता है एज ए ह्यूमैनिटेरियन हम वो बोलते रहेंगे। और सहाफ़त चौथा सतून है, और सतून का मतलब ही यही होता है कि भाई एडवोकेसी ओप्रेस्ड करना। ओप्रेस्ड चाहे वो मुल्क के अंदर हो रहा, चाहे किसी गैर मुल्की के साथ हो रहा, उसके लिए बोलना। हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि जो चमन में हो रहा है उन लोगों के साथ ये पासपोर्ट वाली शर्तें, ये मुख्तलिफ, वो एक भाई इधर है एक उधर है, आप मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो कर रहे हैं। आपकी एक छोटी वो कितने लाखों लोगों को मुतासिर कर रही है, आपको ज़रा बारे दराक नहीं है। आप यूं जलील कर रहे हैं लोगों को इस बेस पे। ये ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना दुनिया का कोई कानून इजाज़त। हाँ, यही जो हम वो करते हैं तालिबान के साथ कि भाई आप टीटीपी को या उसको वो ना करें, उस पे कोई वो नहीं है कि जो यहाँ पे शहीद होते हैं हमें उतना ही तकलीफ़ होती है, उतना ही रंज होता है। हम तो किसी जानवर को भी
तकलीफ़ हो तो हमें उस पर भी रंजिश होती है कि इंसान का कत्ल बहुत मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे इदारे जिस तरीके की टेररिज्म फेस कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है कि एक शख्स आए खुद को मारने और मरवाने आ रहा है, उसे कैसे टैकल करें। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी मासूम लोगों उसकी भेंट चढ़ा। तरीक़ाकार ये ना हो कि ताकतवर पर हमारा बस चलता नहीं और कमज़ोर पे जो है ना हमारा गुस्सा जाता नहीं। तो मेहरबानी करके इन मासूम लोगों को थोड़ा सा टाइम दें। इनको बराबर जो इतने अरसे से हैं, जिनकी जायदादें यहाँ पे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, तो उनके लिए कोई पॉलिसी बनाएं। और इसके लिए कम से कम आप लोग वेट करें कि जब नई हुकूमत आती है, अबूरी हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है लेकिन डंडे के ज़ोर पे सब कुछ करवाया जा रहा है, तो उस वक़्त तक तो वेट करें। सियासी लोग आएंगे, बेशक पपिट हैं, कम से कम इलेक्शन लड़के आते हैं, थोड़ा बहुत उनमें जो है ना इंसानियत इक्का दुक्का होती है। तो मेहरबानी करके उसका वेट करें। उसके बाद आप जो पॉलिसी अपनाएं, मफादात इंसानियत, मफादात मुल्क वो मेरे लिए होगा जिसमें किसी इंसान की तज़लील नहीं होगी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी को नारवा तंग नहीं किया जाएगा। उम्मीद है तमाम चीज़ों पर अमल किया जाएगा और बाइज़्ज़त तरीके से ही तमाम प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।